Hello my dear students, welcome to our classroom. This is Rinki. In this video, we are going to discuss chapter 2 of 11th Commerce Economics. This is the second video of this particular revision or note series. So without wasting any time, let's get started. First of all, there are certain definitions of this chapter जो हमको समझनी थोड़ी ज़रूरी है. कुछ definitions हैं. सबसे पहली है आपकी वैल्यू. वैल्यू मीन्स द वर्थ ऑफ वन यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स ऑफ अनदर कमोडिटी इन एक्सचेंज. आप एक चीज अगर खरीद रहे हैं तो उसको खरीदने के लिए आपको कितना दूसरा एक्सचेंज में कमोडिटी देना पड़ता है, उसको अपने बोल देंगे वैल्यू. सेकंड आता है यूज वैल्यू, कि आपने जो कमोडिटी खरीदी उसका यूजफुलनेस कितना है. मान लीजिए हमारी बहुत सारी वेरियस नीड्स हैं, उनको कितना ये सेटिस्फाई कर सकता है, कितनी उसकी यूजफुलनेस है, उसको अपने बोल देंगे यूज वैल्यू. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं फूड, वाटर, सनलाइट एक्सेट्रा. थर्ड बात आता है एक्सचेंज वैल्यू, यानी आपने एक कमोडिटी के बदले में दूसरी कमोडिटी दी और ली, यानी आपने एक्सचेंज किया दोनों को. एग्जाम्पल है यहाँ पर भी दिया हुआ है 1 kg ऑफ व्हीट इज एक्सचेंज फॉर 1 kg ऑफ राइस. 1 kg राइस के बदले में आपने 1 kg व्हीट लिया. इसमें वर्थ जो है ये अमाउंट में कैलकुलेट किया जाता है कि कितना एक कमोडिटी का अमाउंट होगा, उससे हम दूसरे को एक्सचेंज करेंगे. मूविंग ऑन, कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं यूज वैल्यू और आपके एक्सचेंज वैल्यू के बीच का रिलेशनशिप. तो सबसे पहला, अगर किसी कमोडिटी का हाई वैल्यू है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका हाई एक्सचेंज वैल्यू भी होगा. अगर मान लो फॉर एग्जांपल एयर, उसका यूज हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है लेकिन उसका एक्सचेंज वैल्यू एकदम ज़ीरो है फिलहाल हमारे लिए. लेकिन मान लो कोई चीज़ का अगर हाई एक्सचेंज वैल्यू है तो बिल्कुल ज़रूरी है कि आपका कुछ ना कुछ उसका यूज वैल्यू होगा. सपोज मैंने फूड खरीदा, उसका बहुत हाई एक्सचेंज वैल्यू, तो उसका कोई ना कोई यूज तो पक्का होगा. मूविंग ऑन, if goods are highly useful but you have unlimited supply, then they do not have exchange value or may have very low exchange value. आप पानी को देख लीजिए, पानी हमारी जिंदगी में हाईली यूजफुल है और उसका अनलिमिटेड सप्लाई है. उनका कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं है, हमको फ्री में मिल जाता है. यहाँ तो उनका वैल्यू होगा भी तो बहुत कम होगा. वेरी लो एक्सचेंज वैल्यू दे विल हैव. कुछ और डेफिनेशंस हैं. सबसे पहले है आपका प्राइस. अगर किसी कमोडिटी को आप मनी के बदले में एक्सचेंज करते हैं तो ऐसे मॉनेटरी एक्सचेंज वैल्यू को हम बोल देंगे आपका प्राइस, यानी मनी के टाइम, मनी में जो आप काउंट कर सकें उसको अपने प्राइस बोलेंगे. गुड्स का मतलब क्या है, ऐसी कमोडिटीज जिनका फिजिकल एक्सिस्टेंस हो, यानी दे कैन बी सीन, दे कैन बी टच्ड, दे कैन बी कंज्यूम्ड, ऐसी चीज़ों को हम बोलेंगे गुड्स. इकोनॉमिक्स में गुड्स का मतलब क्या, जो आपकी कंजम्पशन की नीड्स को सेटिस्फाई करे वो आपके लिए क्या कहलाएगा, गुड्स. थर्ड नंबर आपका आता है सर्विसेज. ऐसी कमोडिटीज जो इनटैंजिबल है, यानी इनको आप देख नहीं सकते, इनटैंजिबल हैं वो, और उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो संसार में रियलिटी में नहीं होती हैं. ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं सर्विसेज. इकोनॉमिक्स में अगेन ये ह्यूमन लाइफ की नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, ऐसी चीज़ों को हम बोलेंगे सर्विसेज. जो कंजम्पशन के लिए बनी है उनको बोलेंगे गुड्स, जो ह्यूमन लाइफ की नीड्स को सेटिस्फाई करें उनको बोलेंगे सर्विसेज. फाइन. कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं, एक एक करके टाइप्स ऑफ गुड्स को समझेंगे. फर्स्ट वाला आता है आपका टैंजिबल एंड इनटैंजिबल गुड्स. वेरी सिंपली, टैंजिबल आर दोज विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच्ड, विच कैन बी कंज्यूम्ड. आप उनको एक्सचेंज कर सकते हैं, इनको बोलेंगे टैंजिबल या फिजिकल गुड्स. जिनको आप देख नहीं सकते, जिनको आप फील नहीं कर सकते या उनको आप छू नहीं सकते, ऐसे गुड्स हो जाएंगे इनटैंजिबल गुड्स. एक बात याद रखनी है कि टैंजिबल को भी एक्सचेंज कर सकते हैं, इनटैंजिबल को भी एक्सचेंज कर सकते हैं. सेकंड वाला आता है नॉन इकोनॉमिक गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स. नॉन इकोनॉमिक गुड्स मतलब ऐसी चीज़ें जिनको खरीदने के लिए पैसे देने पड़े, वो हो जाएंगी आपकी इकोनॉमिक्स. जहाँ पर पैसे देने पड़ेंगे वो क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक गुड्स, और जहाँ पर पैसे देना नहीं पड़ेगा उनको बोल देंगे नॉन इकोनॉमिक गुड्स. थर्ड वाला आता है ड्यूरेबल गुड्स एंड पेरिशेबल गुड्स. ऐसे गुड्स जो लंबे समय के लिए चल सकते हैं उनको बोल देंगे ड्यूरेबल गुड्स, और ऐसे गुड्स जो थोड़े समय के लिए चल सकते हैं उनको बोल देंगे पेरिशेबल गुड्स. ड्यूरेबल गुड्स आर दोज हु हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन. ठीक है, फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर, मशीनरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा गुड्स इन आवर हाउस. और पेरिशेबल कौन से हैं, विच कैन बी कंज्यूम्ड ओनली विद इन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, उनको बोलेंगे पेरिशेबल गुड्स. ऐसे में हमारे एग्जांपल्स हैं मिल्क, फूड,
and all of those things which are perishable, जो बहुत जल्दी खराब हो सकती है. Then comes private goods and public goods. What are private goods? Those goods on which only I have the right to use them. जिनको इस्तेमाल करने का सिर्फ मेरा ही अधिकार है वो क्या कहलाएंगे? प्राइवेट गुड्स. और जिनको इस्तेमाल करने का सबका अधिकार है दे आर मेंट फॉर ऑल. ऐसे गुड्स को हम बोल देते हैं पब्लिक गुड्स. एग्जाम्पल्स हैं, मेरी कार है तो ओनली आई कैन यूज इट, दैट इज प्राइवेट गुड्स. और एक गार्डन है, all the people can go and sit into it, that is public good. Last one, consumers goods and producers goods. अब सपोज कर लीजिए आप एक कंज्यूमर हैं, ठीक है, तो आपके काम के जो गुड्स हैं उनको हम बोल देंगे कंज्यूमर्स गुड्स, और जो प्रोड्यूसर के काम के गुड्स हैं उनको हम बोल देंगे प्रोड्यूसर्स गुड्स. सारे के सारे गुड्स आपके जो हैं ये किसी न किसी इंसान के काम आते हैं. कंज्यूमर के जो काम आएंगे वो कंज्यूमर गुड्स कहलाएंगे. प्रोड्यूसर यानी रॉ मटेरियल्स जो प्रोड्यूसर के काम आएंगे वो प्रोड्यूसर गुड्स कहलाएंगे. मूविंग ऑन, वेल्थ एंड वेलफेयर. वेल्थ का मीनिंग देखो क्या है. अल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से वेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो यूजफुल है, ठीक है, काम की चीज़ है, और उसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं, कैपेबल ऑफ गेटिंग एक्सचेंज्ड एंड कैन बी ओन्ड बाय समथिंग समबडी. तो इसमें 3 पॉइंट्स हमको याद रखने हैं. सबसे पहला वो यूजफुल है, सेकेंड उसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं, और थर्ड है उसको हम ओन कर सकते हैं, उसके मालिक हैं. ये डेफिनेशन हमको किसने दी है? अल्फ्रेड मार्शल ने. Welfare means enhancement of life situation, standard of living and overall state of improvement. Welfare का मतलब क्या होता है कि आपने लाइफ सिचुएशन को और बेहतर बनाया, एनहांस किया, ठीक है, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को और बेहतर बनाया. पहले आप बाइक से जाते थे, स्कूटर से जाते थे, अब आप कार से जाते हैं. पहले सर्दियों में या सॉरी पहले गर्मियों में आप एसी में नहीं सोते थे, अब सोते हैं. तो ये आपने क्या किया? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर दिया. या तो हमको बोल सकते हैं एन ओवरऑल स्टेट ऑफ इम्प्रूवमेंट, पूरा अपने आप का इम्प्रूवमेंट करना, इसको बोलेंगे वेलफेयर. वेलफेयर में दूसरों के बारे में भी सोचा जाता है, ठीक है. कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं यहाँ पर. वेल्थ और वेलफेयर के बीच में देखो क्या रिलेशन है. अब देखो वेल्थ जो है वो इंडिविजुअल से रिलेटेड है, ये बात हमको याद रखनी है, और वेलफेयर जो है वो नेशनल से रिलेटेड रखता है. अब कैसे? देखो एक बात, इंडिविजुअल के केस में जब वेल्थ इंक्रीज होती है तो वेलफेयर भी बढ़ता है, पर वो वेलफेयर खाली किसका बढ़ेगा? उस पर्टिकुलर इंसान का जिसके पास वेल्थ बड़ी है, और उसके पास अच्छे गुड्स खरीदने का पावर आ जाएगा, परचेजिंग पावर उसका बढ़ जाएगा, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और इसीलिए उस इंसान का वेलबींग अच्छा हो जाएगा, ग्रेटर वेलबींग हो जाएगा उसका. नेशन के मामले में मान लो अगर वेल्थ बढ़ जाती है तो सिर्फ और सिर्फ नेशन का ही, मतलब एक इंसान का भला नहीं होगा, पूरे नेशन का भला हो जाएगा अगर वो वेल्थ हमने इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट की है सबके बीच में. तो मतलब सारी की सारी वेल्थ किसी एक के हाथ में होने के बजाय सबके बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए. मूविंग ऑन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्थ देखिए. इट शुड पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूजफुलनेस. आपकी जो वेल्थ है ये यूजफुल होनी चाहिए, किसी न किसी काम आने चाहिए. बिना किसी काम के वेल्थ का कोई काम नहीं है. वेल्थ जो है स्कार्स होनी चाहिए. व्हाट डू यू मीन बाय स्कार्स? बहुत ज्यादा नहीं, कम होनी चाहिए, ताकि कोई कोई इंसान ही उसको ओन कर सके. वेल्थ का कोई ना कोई फिजिकल या इंटेलेक्चुअल एक्सिस्टेंस होना चाहिए. अभी इंटेलेक्चुअल का मीनिंग हमारे से क्या होता है? हमारी वेल्थ हमारे ब्रेन में भी हो सकती है. कई सारे लोगों का ब्रेन भी बहुत तेजी से दौड़ता है, तो वो भी उनकी वेल्थ है. तो वेल्थ फिजिकली भी हो सकती है, इंटेलेक्चुअली भी हो सकती है. उसमें गुड्स होने चाहिए विच आर कैपेबल ऑफ एक्सचेंज. आपके वेल्थ में कुछ ऐसे गुड्स होने चाहिए जिनको आप एक्सचेंज कर सकते. कुछ क्या, एक्चुअली सारे होने चाहिए. फॉर एग्जांपल लैंड है मेरा, लैंड मेरा वेल्थ है क्योंकि उसको बेच करके मैं पैसे कमा सकती हूँ. और फाइनली आता है आपका ड्यूरेबिलिटी, यानी वेल्थ जो है बहुत लंबे समय तक चलता है. फिर आता है टाइप्स ऑफ वेल्थ. सबसे पहला है इंडिविजुअल वेल्थ एंड सोशल वेल्थ. मीनिंग इसका क्या हुआ? जो वेल्थ सिर्फ मेरा है उसको हम बोल देंगे इंडिविजुअल वेल्थ. जो वेल्थ सबका है उसको हम बोल देंगे सोशल वेल्थ. देन कम्स national wealth and international wealth. The wealth that is owned by a particular country, कोई एक कंट्री के पास जो वेल्थ है उसको बोल देंगे नेशनल वेल्थ. और इंटरनेशनल वेल्थ क्या हो गया? दूसरे वाले कंट्री का ओन जो किया हुआ है वो. वेलफेयर के भी दो टाइप्स हैं. एक है आपका इंडिविजुअल वेलफेयर, दूसरा आपका कलेक्टिव वेलफेयर है. इंडिविजुअल वेलफेयर यानी भलाई सिर्फ आप अपनी खुद की कर रहे हैं, और कलेक्टिव वेलफेयर का मतलब
यू आर थिंकिंग फॉर द गुड ऑफ ऑल, सबके सेक के लिए आप सोच रहे हैं। नाउ कम्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के अंदर यानी अब देखो सबसे पहली बात, प्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है, जब आप रॉ मटेरियल्स को और रिसोर्सेज को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट कर दो ताकि वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए, इसको अपने बोलेंगे प्रोडक्शन। यानी शुगर केन को चाय में नहीं डाला जा सकता, लेकिन चाय के अंदर शुगर को जरूर डाल सकते हैं। तो शुगर केन से शुगर को निकालना, दिस इज द मेन एग्जाम्पल यू कैन से ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, ये जो प्रोसेस है ये यूटिलिटी बढ़ाता है रिसोर्सेज की। अब देखो मेरे एग्जांपल से ही समझ लो, गन्ने का इस्तेमाल कई सारी जगहों पे नहीं किया जा सकता, लेकिन शुगर का इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पे कर, यानी यूटिलिटी उसकी बढ़ गई। चीज वही है, बस हमने थोड़ा उसमें प्रोसेस कर दिया। जो एजेंट्स इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं आपको, यानी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, चीज़ों को कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं, उन चीज़ों को हम बोलेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। राइट। अब सबसे पहला फैक्टर है लैंड। ठीक है, लैंड के बारे में अगर हम पढ़ें तो सारे नेचुरल असेट्स जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं या इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं, ये सब लैंड में आते हैं अकॉर्डिंग टू मार्शल। जितनी भी चीजें आपकी नेचुरल हैं और प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, वो सब आपकी लैंड में आएंगी। ऐसा कौन बोल रहा है? मार्शल साहब। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला पहला है गिफ्ट ऑफ नेचर। ये हमको भगवान का दिया हुआ है, कुदरत का दिया हुआ है, मैन मेड नहीं है ये। इसका सप्लाई फिक्स्ड है, यानी वी कैन नॉट इंक्रीज लैंड, वी कैन नॉट डिक्रीज लैंड, फिक्स्ड है। जितनी लैंड पहले थी उतनी ही अब है और उतनी ही आगे चल के रहेगी। दिस वन इज इमोबाइल। इमोबाइल का मतलब क्या? यू कैन नॉट मेक इट गो फ्रॉम हेयर टू देयर, इधर से उधर नहीं ले जा सकते। इसमें फर्टिलिटी में क्लाइमेटिक कंडीशंस में फर्क होता है। गुजरात की मिट्टी कॉटन उगाने के लिए अच्छी है, राजस्थान की मिट्टी कुछ भी उगाने के लिए अच्छी नहीं है। तो फर्टिलिटी हर हर जगह की मिट्टी की अलग अलग होगी। इसको हम हिंदी में बोल सकते हो उपजाऊ कितनी है वो। और क्लाइमेटिक कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है, हर जगह क्लाइमेट एक जैसा नहीं होगा। और फाइनली लैंड से हमको मिलता क्या है? तो वो है आपका रेंट। लैंड से आप अगर अगर आपके पास लैंड है और आपने किसी को दी है तो बदले में आपको मिलेगा रेंट। सेकेंड वाला आता है आपका लेबर। लेबर का मतलब क्या है? फिजिकल और इंटेलेक्चुअल वर्क बाय ह्यूमंस इन ऑर्डर टू अर्न रिटर्न्स व्हिच इज डन अंडर द सुपरविजन ऑफ सम अथॉरिटी इज कॉल्ड लेबर। सिर्फ और सिर्फ लेबर को हम पहले मानते थे कि मजदूर, लेकिन सिर्फ लेबर में सिर्फ मजदूर नहीं आते, लेबर के अंदर फिजिकल और इंटेलेक्चुअल दोनों वर्क्स आ जाते हैं। आपने मेहनत की है हाथ पैर लगा करके तो फिजिकल वर्क, आपका दिमाग दौड़ रहा है, आप प्लानिंग कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं दिमाग से, तो इंटेलेक्चुअल वर्क वो कहलाएगा। ये वर्क करेगा कौन? ह्यूमंस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उनको उसके बदले में रिटर्न्स चाहिए। और ये वो किसके अंडर में करेंगे? सुपरविजन के, मतलब किसी न किसी के, कोई अथॉरिटी उनके ऊपर होगी, उसके सुपरविजन में वो करेंगे। ऐसे इंसान को हम बोल देंगे लेबर। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेबर को आप उस, मतलब जो मेरा दिमाग है उसको मुझसे अलग करना इम्पॉसिबल है। सपोज मैं टीचर हूँ और मेरी जो पढ़ाने की स्किल्स हैं, भले ब्रेन वाला वर्क ज्यादा है, तो लेबर को लेबर की स्किल से अलग करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या, नामुमकिन है, इनसेपरेबल है। मैन मेड है ये इंसान के द्वारा बनाया गया है, इसको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, ये हर रोज करवाना पड़ेगा जिनसे भी करवाना है। ये वाला चीज जो है आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये मोबाइल है, इधर से उधर जा सकता है, जाता भी है टू अर्न मोर। और ये सोशल और इकोनॉमिक रीजंस के ऊपर डिपेंड करता है कि सामने वाला मूव क्यों कर रहा है। नॉर्मली इंडिया में अगर आप नोटिस करो, रूरल एरिया से लोग अर्बन एरिया में जाते हैं जॉब की सर्च करने के लिए, यानी विलेज से वो सिटी में आते हैं। तो ये सोशल रीजंस हुए क्योंकि उनको वहाँ जॉब नहीं मिल रहा, या इकोनॉमिक रीजंस भी हो सकते हैं, उनको ज्यादा पैसों की जरूरत है। ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन के ऊपर भी कि कितनी पॉपुलेशन आपकी है। ज़्यादा पॉपुलेशन है और एम्प्लॉयमेंट कम है तो जो एक्स्ट्रा पॉपुलेशन है वो और बाहर चली जाएगी एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए। और इसके रेम्यूनरेशंस में हमको मिल जाता है वेजेस। अगर मैं कहीं काम कर रही हूँ तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? वेजेस मिलेंगे, यानी सैलरी मिलेगी एक तरह से। देन कम्स कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या है? सारे मैन मेड गुड्स जितने हैं हमारे, जो हमको प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अब ये याद रखने की बात है, जितने नेचुरल प्रोडक्ट्स थे, गुड्स थे, उनको हम लैंड में डालते हैं। जितने मैन मेड गुड्स हैं जो प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, उनको हम किस में डाल देंगे? कैपिटल में। इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है कि ये आपका मैन मेड है,
ये बहुत कम है क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ रही है। ये मोस्ट मोबाइल है, सबसे ज़्यादा आप इसको इधर से उधर घुमा सकते हो, बहुत इजीली घुमा सकते हो, और इसका रेम्यूनरेशन मिलता है इंटरेस्ट। अगर मेरे पास पैसे हैं, मैंने किसी के बिजनेस में लगाए, लोन दिया सपोज, तो बदले मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। मूविंग ऑन, entrepreneur, दिस इज द लास्ट वन, लैंड, लेबर, कैपिटल और entrepreneur। entrepreneur एक ऐसा फैक्टर है ये जो सबको साथ में लेकर के आएगा, यानी कि ये इन सब के साथ मिल करके कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है। और क्यों करेगा ये? क्योंकि उसको कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो एंटरप्रेन्योर जो है आपका डिसीजन मेकर है, यही डिसाइड करेगा किस चीज को कहाँ लगाना है, कितना लगाना है। ये सबसे ज्यादा रिस्क टेकिंग फैक्टर है, सबसे बड़ा रिस्क इसके ऊपर है। और इसके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, वो क्वालिटी क्या है? कोऑर्डिनेट करने की, सबको एक साथ लेके चलने की। और इसका रेम्यूनरेशन मिल जाता है आपको, प्रॉफिट। अगर आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं, आप में स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो बदले में मिलेगा क्या? आपको प्रॉफिट मिलेगा। नाउ कम्स द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो है आपका ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल में सबसे पहले आप टाइप्स ऑफ चेंजेस देखिए, कौन कौन से चेंजेस आपके यहाँ हो सकते हैं। सबसे पहला चेंज जो हो सकता है वो है इरेगुलर चेंजेस, यानी जिनके बारे में हमको कोई भी नॉलेज नहीं है, ऐसे चेंजेस। एक्सीडेंटल चेंजेस इनको हम बोल सकते हैं, अचानक से हो जाने वाले। एग्जाम्पल है फ्लड, बाढ़ आ जाना, फेमाइन, सूखा पड़ जाना, स्टॉर्म, आंधी तूफान, फायर यानी कि आग लग जाना। ये आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को शॉर्ट रन या लॉन्ग रन दोनों में इफेक्ट कर सकता है, जो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा प्रॉब्लम आया है। और ये सिर्फ कुछ ही सेक्टर्स या रीजन्स को इफेक्ट करेगा। नाउ फॉर एग्जांपल, भुज में मान लो कि स्टॉर्म आया, तो सिर्फ भुज वाला एरिया ही इफेक्ट होगा, उतना ही रीजन आपका इफेक्ट होगा। भुज में साड़ियां बहुत अच्छी बनती है, तो साड़ी वाला सेक्टर ही इफेक्ट होगा, सारे सेक्टर्स इफेक्ट नहीं होंगे, सारे रीजन्स इफेक्ट नहीं होंगे। फिर आता है दूसरा आपके सीजनल चेंजेस। चेंजेस बहुत रेगुलरली होते हैं, सीजन्स के मामले में भी सीजन चेंज होती है और बहुत सारे चेंजेस भी होते हैं। आजकल तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फार्मर्स को कभी बारिश का इंतज़ार करना पड़ता है, कभी नहीं करना पड़ता, बहुत सारी बारिश आ जाती है। तो ये सीजनल चेंजेस भी आपको इफेक्ट करेंगे। देन कम्स लॉन्ग रन रेगुलर चेंजेस। ये रेगुलर चेंजेस का मतलब क्या हुआ? कि हमको पता है ये चेंज आने वाला है, लेकिन कब आएगा? लॉन्ग रन में आएगा, यानी ये एक ट्रेंड बनाएगा अपना, कोई ना कोई डायरेक्शन में ही चलता जाएगा, हमको पता चल जाएगा कि ये चेंज अभी आने वाला है, ठीक है। और फाइनली आता है साइक्लिकल चेंजेस। साइकिल का पहिया कैसे चलता है? गोल गोल ना। वैसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी राइज और फॉल का होना बहुत ज्यादा स्वाभाविक है, होगा ही सही, नहीं होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलेंगी नहीं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कभी वो राइज होंगे तो कभी वो फॉल होंगे, और ये साइक्लिकल है, राइज भी होंगे तो फॉल भी होंगे, और फॉल भी हुए तो राइज भी होंगे। मूविंग ऑन, ट्रेड साइकिल की डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए। सबसे पहला हर्बरलर ने एक डेफिनेशन दिया है कि ट्रेड साइकिल एक इंटरवल है जो आपका ऑल्टरनेटिंग पीरियड्स को एम्ब्रेस करता है ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड डिप्रेशन। कभी प्रॉस्पेरिटी रहेगी तो कभी आपका डिप्रेशन रहेगा आपके साथ। इसी जो ये जो पीरियड्स हैं अलग अलग आते हैं, इसी को एम्ब्रेस करने को, इसी के बीच में चलने को हम बोल देंगे ट्रेड साइकिल। हॉटरे आपको बोल रहे हैं कि ट्रेड साइकिल एक कंटिन्यू फेजेस हैं गुड और बैड चेंजेस के, जो इकोनॉमी में हो रहे हैं। इसके कुछ कैरेक्टर्स देखिए। डेपिक्ट्स डायनामिक चेंजेस इन इकोनॉमी। इकोनॉमी में कौन कौन से चेंजेस आएंगे, हमको कैसे पता चलेंगे? ट्रेड साइकिल से। इसमें दो तरीके के चेंजेस हैं, पहला है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव। नेक्स्ट कम्स अराइजेस ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स। अलग अलग फैक्टर्स के कारण ये ट्रेड साइकिल में बदलाव आते रहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे फेजेस होते हैं, और हर कोई जो है एक यूनिफॉर्म पीरियड के लिए नहीं होता। यानी अगर हम बोलें कि ये गुड टाइम आया है और ये गुड टाइम इतने टाइम के लिए चलेगा, तो हमारी बात तो कोई मानेगा नहीं ना। गुड टाइम लंबे समय के लिए भी चल सकता है, कम समय के लिए भी चल सकता है, यानी इनका पीरियड, इनका टाइम यूनिफॉर्म कभी नहीं होता। मूविंग ऑन, फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल देखिए, 4 फेजेस होते हैं, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन और रिकवरी। एक एक करके समझें। बूम का मतलब ये वाला बूम नहीं, बूम का मतलब है कि जब आप मैक्सिमम ग्रोथ लेवल पे पहुंच जाएंगे, आपकी डिमांड, इनकम, प्रॉफिट सब पीक पे होंगे, उसको बोलेंगे, अपने पीक पीरियड भी बोल सकते हैं, बूम भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका
रिसेशन, रिसेशन किसके बाद आएगा? बूम के बाद आएगा। और रिसेशन के अंदर डिमांड भी कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा सॉरी, सब चीजें कम हो जाएंगी, धीरे धीरे वो डिक्लाइन हो जाएंगी। थर्ड वन आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब क्या है? रिसेशन अगर लंबे समय के लिए चला, कंटिन्यू होता रहा, तो क्या आ जाएगा? आपका डिप्रेशन आ जाएगा। डिप्रेशन में सारी एक्टिविटीज मिनिमम लेवल पे आ जाएंगी, सबके सब नीचे आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका एम्प्लॉयमेंट, आपकी इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, सबका सब नीचे आ जाएगा। और इकोनॉमिक एक्टिविटी में सबका कॉन्फिडेंस अगेन लोवेस्ट पे आ जाएगा। किस किस का? प्रोड्यूसर का और इन्वेस्टर का। डिमांड धीरे धीरे कम हो जाएगी और फ्यूचर प्राइजेस भी क्योंकि उनको लगता है कि फ्यूचर प्राइजेस कम हो जाएंगी, इसीलिए वो डिमांड कम कर देते। इसीलिए प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट में भी फॉल देखने को मिलता है। फाइन, अब डिप्रेशन आया, सारी चीजें नीचे चली गई। रिकवरी में सारी चीजें ऊपर आ जाएंगी, धीरे धीरे डिमांड ऊपर आ जाएगी। क्यों आएंगी? क्योंकि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट लेकर के आता है। प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे कौन लेकर के आता है? गवर्नमेंट लेकर के आता है। डिमांड बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। That is the end of this video. Thank you so much for your patient hearing. If you can help us reach 1K subscribers, I'll be very much grateful for that. These are certain links on which you can make us follow, and the PDF of this will be attached on the Telegram group. Thank you so much. Have a good day.